हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, आज के इस क्लास में यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए 100% ओरिजिनल पेपर में छपने वाले पूरे 100 प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि आपके 8 जून के लिए, 9 जून के लिए और 10 जून के लिए अति संभावित पेपर प्रश्न होने वाले हैं। यदि आप इन 100 प्रश्नों का उत्तर तैयार कर लेते हैं तो आपकी तैयारी और भी अच्छी होने वाली है। आपके रियल शिफ्ट में किसी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं आने वाली है और इस पेपर से एक तरह का आपको आइडिया भी मिलेगा, अंदाजा भी मिलेगा कि आपके पेपर में जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग के कैसे कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो साथियों, इस क्लास में हम आपको एक टारगेट भी दे रहे हैं। 100 प्रश्न में से आप सभी को 50 प्रश्न सही करने होंगे और एक भी सवाल पे आप सभी का नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाले। यदि साथियों आपको इस बार कट ऑफ को क्लियर करना है और लगभग 150 सवाल में से 135 सवाल सही करने, तो साथियों आज का जो भी हम लोग 100 प्रश्न को तैयार करेंगे, आप अपने परीक्षा में जाने से पहले उनके उत्तर को तैयार कर लेंगे, जिससे साथियों कि जब आप अपने परीक्षा में बैठे, जब भी आपका किसी भी शिफ्ट में होगा, आपका पूरे 6 शिफ्टों में पेपर होने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, इस बार 32,679 पदों पर 28 से 30 लाख स्टूडेंट एग्जाम देने जा रहे हैं, तो कंपटीशन हाई होने वाली है। तो इसलिए जो अति संभावित पेपर वाले प्रश्न बन सकते हैं, वही प्रश्न आपके लिए हम करवा रहे हैं। ओके, तो साथियों इस क्लास में भी जितने भी प्रश्न होंगे, आप ट्राई करिएगा कि सभी प्रश्नों का उत्तर करें, लेकिन जो भी प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आता रहेगा उसे तैयार कर लेंगे कि आपको अपने रियल शिफ्ट में किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। तो एक तरह का 8, 9, 10 जून का ये पहला पेपर क्या पूरे 100 प्रश्नों को तैयार करेंगे इस क्लास में। ठीक है, तो साथियों लास्ट में आप सभी से पूछा जाएगा कि इन 100 सवालों में से आप सभी का कितना उत्तर सही हुआ, जरूर बताइएगा। ठीक है, तो देखिए आज का पहला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत में दीवान यारीज किस विभाग से संबंधित था? दिल्ली सल्तनत में दीवान यारीज किस विभाग से संबंधित था? विदेशी मामले से, शाही पत्राचार से, सैन्य विभाग से या वित्त विभाग से? तो ध्यान रखिएगा, दिल्ली सल्तनत में दीवान यारीज सैन्य विभाग से संबंधित था। पहले का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 2 को, जट जटिन झिझिया नृत्य ये किस राज्य के लोकप्रिय लोक नृत्य हैं? जट जटिन झिझिया नृत्य ये तो बिहार राज्य के लोकप्रिय लोक नृत्य हैं। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 3 को, भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका के अलावा वह कौन सा एशियाई देश है जहां की मुद्रा रुपया है? जैसे साथियों भारत देश में रुपया मुद्रा चलता है, पाकिस्तान में भी चलता है भाई मुद्रा रुपया, श्रीलंका में भी चलता है, लेकिन इसके अलावा वह कौन सा एशियाई देश है जहां की मुद्रा रुपया है? तो भाई वो नेपाल देश है, यहां पर भी मुद्रा रुपया ही चलता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 को, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा और उसे अक्षुण्ण रखना किसके तहत उल्लिखित प्रावधान है? तो साथियों भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा और उसे अक्षुण्ण रखना किसके तहत उल्लिखित प्रावधान है? तो ये मौलिक कर्तव्य के तहत उल्लिखित प्रावधान है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 5 को, नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो तवा नदी है नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 6 को, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे कठोर धातु है? तो साथियों सबसे कठोर धातु इनमें से कौन सी है? तो वो टंगस्टन है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 को, चंदेला राजा निम्नलिखित में से किस मंदिर से संबंधित है? तो साथियों चंदेला राजा किस मंदिर से संबंधित है? तो ये खजुराहो मंदिर से संबंधित है चंदेला राजा। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 को, किस वर्ष में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति पेश की गई थी? तो साथियों किस वर्ष में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति पेश की गई थी? तो याद रखिएगा 2001 में। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 को, निम्नलिखित में से किस ग्रह को दीर्घकाय गैस ग्रह के रूप में जाना जाता है? तो साथियों किस ग्रह को दीर्घकाय गैस ग्रह के रूप में जाना जाता है? तो भाई बृहस्पति को। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 को, कांसे की मूर्ति में निम्न में से अधिकतर क्या होता है? बताइए, कांसे की मूर्ति में अधिकतर क्या क्या होता है? तो एक तो देखिए तांबा होता है, दूसरा टीन होता है, यानी कि ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 को, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? तो साथियों भारत का सबसे लंबा
समुद्र तट इनमें से कौन सा है? तो मरीना समुद्र तट है। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। याद रखेंगे आप सभी लोग। और साथियों आगे बढ़ने से पहले यूपी पुलिस एग्जाम को यदि आप सभी को पास करना है तो साथियों ये 750 क्वेश्चनों का आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट दीजिए। आप जानते हैं साथियों कि आपके पास मिला जुलाकर केवल 10 दिन का समय बाकी है, तो इसी 10 दिन में आपके लिए हम साथी 10 मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। पहले तो साथी ये 5 मॉक टेस्ट आप लगाइए, खुद से लगाइए। ऑनलाइन आपको ये टेस्ट लगाना है, जैसे आप परीक्षा हाल में आपके सामने पूरे 120 मिनट का टाइम मिलेगा ना, तो उसी तरह साथियों हर एक टेस्ट में भी आपको इसमें 120 मिनट का समय दिया जाएगा। जब आप पहला सेट ओपन करेंगे तो आपके सामने 38 सवाल जीके आएगा, 37 सवाल हिंदी आएगा। जैसे आपका रियल पेपर होगा ना, वैसा ये पूरे 5 मॉक टेस्ट होंगे साथियों। एक टेस्ट में पूरे 150 सवाल मिलेंगे, 120 मिनट का टाइम ही रहेगा। एक भी सवाल पे आप सभी का नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाले हैं। तो साथियों इस पेपर को जो आप 150 सवाल के बाद सबमिट करेंगे ना, तो आपको एक आइडिया मिलेगा, आपको एनालिसिस भी मिलेगा कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन सा है, वीक पॉइंट आप सभी का कौन सा है, जिससे कि आप अपने आप को परखेंगे, तैयारी करेंगे। आप जानते हैं कि भाई किसी भी एग्जाम के अंतिम 10 दिनों में आपको अधिक से अधिक मॉक टेस्ट लगाना है। तो बस साथियों ये 5 मॉक टेस्ट लगाइए, इसके बाद हम आप सभी को 5 मॉक टेस्ट और देंगे। लेकिन साथियों ये 5 मॉक टेस्ट के साथ आपको फ्री पीडीएफ भी मिल रहा है, जीके हिंदी मैथ रीजनिंग का। वो उसका चार्ज आपको बिल्कुल भी नहीं देना, फ्री में देना है। तो साथियों कमेंट बॉक्स में लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाकर आप अपना ईमेल आईडी यूजर नेम डालकर भाई उसको सॉल्व करिए पेपर को। भाई पीडीएफ का खास यही है कि जब इसे आप डाउनलोड कर लेंगे ना, आप कितनी बार दे सकते हैं भाई, आपका मन 10 बार दीजिए, 20 बार दीजिए, 30 बार दीजिए, वो ख़त्म नहीं होने वाला भाई। प्लस वो पीडीएफ के साथ आपको अलग से हम एक पीडीएफ देंगे जो कि पूरे 5 मॉक टेस्ट का सोल्यूशन मिलेगा भाई, हर एक क्वेश्चन का बहुत ही शानदार तरीके से। तो साथियों खासकर आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम को पास कराने के लिए हम ये 5 मॉक टेस्ट दे रहे हैं। अभी टारगेट हम आपको साथियों 30 मई दे रहे हैं। 30 मई से पहले आप सभी को ये पूरे 5 मॉक टेस्ट को लगाना ही लगाना है। उसके बाद लास्ट 1 जून से 5 जून के बीच में आपको अलग से हम 5 मॉक टेस्ट दे देंगे। यदि आपका रिव्यू अच्छा था तो सेक्शनल अलग से टेस्ट दे देंगे भाई। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड प्लस फुल प्रैक्टिस सेट ये होने जा रहा है आपके लिए भाई, खास आपके यूपी पुलिस एग्जाम के लिए 8, 9, 10 जून के लिए। तो जल्दी करिए साथी, कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहां से जाकर आप अच्छे सॉल्व करिए। ठीक है, मात्र 49 रुपीज़ आपको पे करना होगा, ये बात याद रखिएगा। मेरे पास 1 रुपया भी नहीं आएगा मेरे दोस्त। आप सोच रहे होंगे मेरे पास कुछ भी नहीं आएगा। बस आप अपनी तैयारी भाई शानदार रखिए, बस आपका इस बार सिलेक्शन हो। तो जल्दी करिए, समय नहीं है, उसको लगाइए आप ऑनलाइन टेस्ट अच्छी तरीके से। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 3 पड़ोसी देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो साथियों कौन सा राज्य 3 पड़ोसी देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो पश्चिम बंगाल है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 को, भारत में अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भारत में अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो शिक्षा पर वुड्स डिस्पैच 1854 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 14 को, काजू उगाने के लिए कौन सी मृदा सबसे उपयुक्त है? तो साथियों काजू उगाने के लिए कौन सी मृदा सबसे उपयुक्त होती है? एक तो लाल लेटराइट मृदा है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 को, भारत ने पहली बार किस वर्ष ओलंपिक खेलों में भाग लिया था? तो साथियों भारत ने पहली बार किस वर्ष ओलंपिक खेलों में भाग लिया था? तो 1900 में, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 16 को, कालातीत भारतीय उपन्यास देवदास किसके द्वारा लिखा गया था? कालातीत भारतीय उपन्यास देवदास किसके द्वारा लिखा गया था? तो याद रखिएगा शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया था, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 को, पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो साथियों पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और साथियों आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेंगे, क्योंकि क्लास आपकी पूरे एग्जाम तक चलने वाली है। ठीक है, दिन की 3 क्लास हो रही है, तो एक भी दिन का आपको क्लास मिस नहीं करना है। ठीक है, तो जल्दी करिए भाई। गंगूबाई हंगल मुख्यतः किस घराने से संबंधित थी? गंगूबाई हंगल मुख्यतः किस घराने से संबंधित थी? तो ये किराना घराने से संबंधित थी, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 को, ईरान की मुद्रा क्या है? तो साथियों ईरान की मुद्रा क्या है?
तो याद रखिएगा रियाल होती है, ईरान की मुद्रा। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 20 को, भारत की संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से कितने विषय है? तो साथियों भारत की संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय शामिल हैं बताएंगे आप सभी लोग? तो पूरे 29 विषय शामिल हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 21 को, टीपू सुल्तान के शासन के दौरान उनके राज्य मैसूर की राजधानी क्या थी? टीपू सुल्तान के शासन के दौरान उनके राज्य मैसूर की राजधानी क्या थी? तो श्री रंगपट्टनम राजधानी थी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 22 को, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक पंजीकृत कारखाने शामिल हैं? कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक पंजीकृत कारखाने शामिल हैं? तो गौतम बुद्ध नगर जिले में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 23 को, रामकृष्ण मिशन ने समाज सेवा और निस्वार्थ कर्म के माध्यम से किसके आदर्श पर जोर दिया है? तो साथियों रामकृष्ण मिशन ने समाज सेवा और निस्वार्थ कर्म के माध्यम से किसके आदर्श पर जोर दिया है? तो याद रखिए मोक्ष के आदर्श पर जोर दिया है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथियों लास्ट में आप सभी से आपका स्कोर पूछा जाएगा, तो स्कोर आप सभी को जरूर बताना है। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य को समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है? तो साथियों कौन सा राज्य को समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है? तो वो साथियों भारतीय संविधान का भाग कौन सा है? चौथा है, यानी सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 25 को, राजस्थान में कौन सा नया हड़प्पा स्थल खोजा गया है? तो साथियों राजस्थान में कौन सा नया हड़प्पा स्थल खोजा गया है? तो आप याद रखेंगे राताड़िया री ढेरी, ये स्थल खोजा गया नया हड़प्पा में। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 26 को, एक डैश दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या है? तो 1 बिलियन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 27 को, विद्युत धारा का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण कौन सा है? तो साथियों विद्युत धारा का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण इनमें से कौन सा है? तो वो गैल्वेनोमीटर है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 28 को, भारत के जनसंख्या इतिहास में किन दशकों को जनसंख्या विस्फोट की अवधि कहा जाता है? तो साथियों भारत के जनसंख्या इतिहास में किन दशकों को जनसंख्या विस्फोट की अवधि कहा जाता है? तो 1951 से लेकर 1981 की अवधि को भाई जनसंख्या विस्फोट की अवधि कहा जाता है, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 29 को, आहार में किस विटामिन की कमी से घेंघा रोग होता है? तो साथियों आहार में किस विटामिन की कमी से घेंघा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से भाई घेंघा रोग होता है, आहार में कमी से। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 30 को, निम्नलिखित में से नदियों का कौन सा युग्म सबसे पहले जोड़ा गया था? तो साथियों निम्नलिखित में से नदियों का कौन सा युग्म सबसे पहले जोड़ा गया था? तो गोदावरी और कृष्णा नदी का, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 31 को, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम बिंद श्रेणी से होता है? तो साथियों किस नदी का उद्गम बिंद श्रेणी से होता है? तो बेतवा नदी का। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। इस बार साथियों आप सभी को कट ऑफ को क्लियर करना होगा। कट ऑफ को क्लियर आप कैसे कर सकते हैं? 38 सवाल जीके पूछा जाएगा तो 35 सवाल सही करना होगा आपको। 37 सवाल हिंदी पूछा जाएगा तो इसमें भी 35 सवाल आप सभी को सही करने होंगे। 20 सवाल गणित का पूछा जाएगा तो 15 सवाल सही करने होंगे। 55 सवाल रीजनिंग का पूछा जाएगा तो 50 सवाल सही करने होंगे। यानी कि 150 सवालों में से आप सभी को 135 सवाल सही करना ही करना होगा। यानी कि 170 नंबर लाना ही लाना होगा आप सभी को 300 नंबर में से। इतने का टारगेट लेकर गए आप तो समझिए कि आपका कट ऑफ क्लियर अच्छी तरीके से होगा। इस बार आपके वजन पे वर्दी आने वाली। तो साथियों बस आपके अंदर यही कॉन्फिडेंट होना चाहिए, यही जुनून होना चाहिए कि इस बार हमें एक सीट लेना है। तो उसी तरह आपकी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए स्कूल की स्थापना कहाँ पर की थी, यानी किस शहर में की थी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए स्कूल की स्थापना किस शहर में की थी? तो साथियों याद रखिएगा कलकत्ता शहर में की थी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 34 को, जियाउद्दीन बर्नी ने निम्नलिखित में से किसकी रचना की? जियाउद्दीन बर्नी ने
किसकी रचना की थी बताएंगे आप सभी लोग। तो फतवा ये जहांदारी की रचना की थी, जो कि बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 35 को। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा तो सर जी लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 36 को। आयुर्वेद आहार सूची किस नियामक प्राधिकरण ने जारी की? आयुर्वेद आहार सूची किस नियामक प्राधिकरण ने जारी की थी? तो FSSAI ने। ये महत्वपूर्ण सवाल होने वाले आपके एग्जाम के लिए। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 37 को। दक्कन में मराठों द्वारा एकत्रित भू राजस्व का 25% क्या कहा जाता था? तो साथियों दक्कन में मराठों द्वारा एकत्रित भू राजस्व का 25% क्या कहा जाता था? तो साथियों आप याद रखिएगा चौथ कहा जाता था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 38 को। बोकारो स्टील प्लांट भारत में 1964 में किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? तो साथियों बोकारो स्टील प्लांट भारत में 1964 में किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? तो आप याद रखेंगे सोवियत के सहयोग से स्थापित किया गया था, जो कि डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को हल करिए क्वेश्चन नंबर 39 को। निम्नलिखित में से कौन सा शुष्क लिटमस पेपर के रंग को परिवर्तित नहीं करता है? तो साथियों कौन सा शुष्क लिटमस पेपर के रंग को परिवर्तित नहीं करता है? तो शुष्क HCl गैस नहीं करता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 40 को। भारत के निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश अधिकतम भारतीय राज्यों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है? तो साथियों भारत के कौन सा पड़ोसी देश अधिकतम भारतीय राज्यों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है? तो वो साथियों नेपाल देश है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथियों आप चैनल पे नए हैं तो भाई क्लास को पहले लाइक कर देंगे, क्योंकि आपका एक ही लाइक हमें मोटिवेट करता है। तो आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं भाई, आपके पूरे एग्जाम तक ये क्लास चलने वाली है। ठीक है। देखिए चुनौतियां मुझे पसंद है पुस्तक का विमोचन किसने किया? चुनौतियां मुझे पसंद है इस पुस्तक का विमोचन किसने किया था? तो जगदीप धनखड़ ने किया था। ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 42 को। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र है? तो बताइए साथियों भारत का पहला अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र कौन सा है? तो बंगाल गैजेट है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 43 को। आनुवांशिक अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से किस कवक का बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया है? तो साथियों आनुवांशिक अध्ययन के लिए किस कवक का बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया है? तो पिंक ब्रेड मोल्ड का किया गया है। तो ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 44 को। निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय पाक जलडमरू मध्य के सबसे नजदीक है? तो साथियों कौन सा जलाशय पाक जलडमरू मध्य के सबसे नजदीक है? तो मन्नार की खाड़ी है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 45 को। एक पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित शामिल कौन है? बताइए एक पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में शामिल कौन कौन से हैं? तो सजीव जीव और भौतिक कारक हैं। ठीक है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 46 को। एफिल टावर किस शहर में स्थित है? एफिल टावर किस शहर में स्थित है? तो पेरिस में स्थित है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 47 को। निम्नलिखित में से कौन सा तट दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा के समानांतर स्थित है? तो साथियों कौन सा तट दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा के समानांतर में स्थित है? तो तमिलनाडु है भाई, तमिलनाडु तट है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 48 को। निम्नलिखित में से कौन सी नहर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है? तो साथियों कौन सी नहर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है? तो शारदा नहर है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 49 को। किस गवर्नर जनरल ने बंगाल में अस्थायी निपटान का प्रस्ताव पेश किया? तो साथियों किस गवर्नर जनरल ने बंगाल में अस्थायी निपटान का प्रस्ताव पेश किया था? तो याद रखिएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने यह प्रस्ताव पेश किया। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 50 को। नवी मुंबई में स्थित नवाहा सेव बंदरगाह को किस नाम से भी जाना जाता है? बताइए साथियों नवी मुंबई में स्थित जो नवाहा सेव बंदरगाह है इसको किस नाम से भी जाना जाता है? तो याद रखिए जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 51 को। राज्य विधान परिषद बनाने या समाप्त करने का अधिकार किसके पास होता है? राज्य विधान परिषद बनाने या समाप्त करने का अधिकार किसके पास होता है? तो साथी याद रखेंगे आप सभी लोग, भारत की संसद के पास होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 52 को। निम्नलिखित में से कौन 23वें जैन तीर्थंकर का प्रतीक था? तो साथियों 23वें जैन तीर्थंकर का प्रतीक क्या था? तो याद रखिएगा सर्प था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 53 को। गांधी जी ने अस्पृश्यता को समाप्त करने और दलित वर्गों के उत्थान के लिए किस वर्ष में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी? बताइए साथियों, गांधी जी ने अस्पृश्यता को समाप्त यानी कि छुआछूत को समाप्त करने के लिए और दलित वर्गों के उत्थान के लिए किस वर्ष में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी? तो 1932 में की थी भाई हरिजन सेवक संघ की स्थापना। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 54 को। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित है? तो साथियों कौन सा उपकरण आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित है? तो वो हाइड्रोमीटर है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 55 को। निम्नलिखित में से कौन पहले भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान थे? बताइए पहले भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? तो जयपाल सिंह मुंडा थे ना। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 56 को। डैश समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी जिन्होंने बहुत कम समय के लिए शासन किया, वह तांबे के सिक्के जारी करने वाले एकमात्र गुप्त शासक कौन थे? बताइए। तो साथियों याद रखेंगे रामगुप्त थे, जो कि समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी जिन्होंने बहुत कम समय के लिए शासन किया था, वह तांबे के सिक्के जारी करने वाले एकमात्र गुप्त शासक थे। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 57 को। निम्नलिखित में से कौन सा शासक मौर्य वंश से संबंधित नहीं था? तो साथियों कौन सा शासक मौर्य वंश से संबंधित नहीं था? बताइए सोच समझकर। इसमें से तो बिंबिसार नहीं था ना भाई मौर्य वंश से संबंधित। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 58 को। उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान ये किस जिले में स्थित है या किस शहर में स्थित है? उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? तो ये मथुरा में स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 59 को। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? तो साथियों उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो याद रखिएगा 1950 में पारित किया गया था, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 60 को। सिंधु घाटी सभ्यता के अन्न भंडार का उत्खनन किया गया था। बताइए सिंधु घाटी सभ्यता के अन्न भंडार का उत्खनन कहाँ पर किया गया था? तो सर जी ये तो किया गया था हड़प्पा में। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 61 को। पहला लोकपाल विधेयक संसद में पेश किया गया था किस वर्ष में? तो साथियों पहला लोकपाल विधेयक संसद में किस वर्ष में पेश किया गया था? तो याद रखिएगा 1968 में। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 62 को। भारत में सती प्रथा पर रोक लगाने वाली पहली यूरोपीय कंपनी कौन सी थी? तो साथियों भारत में सती प्रथा पर रोक लगाने वाली पहली यूरोपीय कंपनी कौन सी थी? तो याद रखिए पुर्तगाली थी। ठीक है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 63 को। उष्णकटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन ये किस में स्थित है, यानी किस क्षेत्र में स्थित है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन ये कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर पूर्वी राज्य में स्थित है। तो बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 64 को। पूर्व स्वतंत्रता भारत में अध्यक्ष रहने वाले एकमात्र अध्यक्ष कौन थे जो कि स्वतंत्र भारत में भी अध्यक्ष बने थे? बताइए, यानी कि स्वतंत्रता से पहले भारत में अध्यक्ष रहने वाले एकमात्र अध्यक्ष वो कौन थे जो कि स्वतंत्रता के बाद में भी अध्यक्ष बने थे? तो उनका नाम क्या था? तो जीबी मावलंकर थे। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 65 को। ईंधन के इकाई मात्रा के पूर्ण दहन द्वारा मुक्त ताप की मात्रा को किस रूप में जाना जाता है? ईंधन की इकाई मात्रा के पूर्ण दहन द्वारा मुक्त ताप की मात्रा को किस रूप में जाना जाता है? तो ऊष्मीय मान के रूप में जाना जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 66 को। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है? तो साथियों विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? तो सुंदरबन रिजर्व वन है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 67 को। भारत में दक्कन के लावा पथ में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो साथियों भारत में दक्कन के लावा पथ में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो याद रखिएगा काली मिट्टी पाई जाती है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 68 को। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साथियों भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो याद रखिएगा नई दिल्ली में स्थित है, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 69 को। सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी GNP और निवल राष्ट्रीय उत्पाद यानी NNP में क्या अंतर है? बताइए। तो साथियों GNP और NNP में अंतर क्या है? तो मूल्यह्रास का अंतर है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 70 को। ऋग्वेद की रचना किस काल में हुई थी? तो साथियों ऋग्वेद की रचना किस काल में हुई थी? तो प्रारंभिक वैदिक युग में हुई थी ऋग्वेद की रचना। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 71 को। एक विद्युत बल्ब में किससे बना फिलामेंट होता है? तो साथियों विद्युत बल्ब जो होता है उसमें फिलामेंट बना होता है ना, वो किससे बना होता है? तो याद रखिएगा टंगस्टन का बना होता है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 72 को। तेल का वनस्पति में रूपांतरण क्या कहलाता है? तो साथियों तेल का वनस्पति में रूपांतरण क्या कहलाता है? तो हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 73 को। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विपक्षीय विधानसभा नहीं है? तो साथियों किस राज्य में द्विपक्षीय विधानसभा नहीं है? तेलंगाना में है भाई, उत्तर प्रदेश में भी है, बिहार राज्य में है, लेकिन मध्य प्रदेश में द्विपक्षीय विधानसभा नहीं है। तो ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके नेक्स्ट 74 देखिए। उत्तर प्रदेश किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश किसके लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों याद रखिए चुनार काली मिट्टी बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 75 को। पहली महिला एयरलाइन पायलट कौन थी? पहली महिला एयरलाइन पायलट कौन थी? उनका नाम क्या था? दुर्गा बनर्जी थी। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। अगला सवाल को देखिए 76 को। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग में बाल जनसंख्या का अनुपात कितनी थी? बताइए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग में बाल जनसंख्या का अनुपात कितनी थी? तो साथियों याद रखिएगा 13.93% यानी अनुपात थी। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 77 को। निम्नलिखित में से किसे ठुमरी की रानी माना जाता था? तो साथियों किसे ठुमरी की रानी माना जाता था? बताइए। याद रखेंगे आप सभी लोग गिरिजा देवी को, ठीक है, ठुमरी की रानी माना जाता था। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट 78 देखिए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्लासी युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्लासी युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 79 को। नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? तो सर जी जहांगीर की पत्नी थी नूरजहां। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 80 को। जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लेने के लिए किसने लंदन में जनरल ओ डायर की हत्या कर दी थी? तो साथियों जलियांवाला बाग जो नरसंहार हुआ था 1919 में हुआ था पंजाब के अमृतसर शहर में। तो साथियों किसने लंदन में जनरल ओ डायर की हत्या कर दी थी बदला लेने के लिए? तो सरदार उधम सिंह ने हत्या की थी। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 81 को। निम्न में से अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? अब हिंदी का सवाल आ गया भाई, बताइए अल्पप्राण व्यंजन इनमें से कौन सा है? आप सभी को मालूम होना चाहिए ग एक अल्पप्राण व्यंजन है। तो बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 82 को। संकर शब्द का अर्थ क्या है? तो साथियों संकर शब्द का अर्थ क्या है? तो दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द संकर शब्द। संकर शब्द जब भी साथियों ये वाला संकर लिखा रहे तो हमेशा याद रखिए वो मिक्सचर होता है, यानी किसी चीज का मिलावट होता है। किसी भी सामान या किसी भी वस्तु पर संकर शब्द मिल जाए आपको दिखा तो समझिए कि इसमें कुछ न कुछ चीज का मिलावटी है। संकर जानते हैं शुद्ध कौन सा? ये वाला संकर आपका शुद्ध लिखा रहता है, ये याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए।
क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है? तो साथियों क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है? तो ये सदा भाई एक वचन पुल्लिंग में रहती है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 84 को। निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। किस शब्द में भाई अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है बताएंगे आप सभी लोग? तो वाहनारूढ़ में। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 85 को। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? तो साथियों इन शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? तो क्रोध एक संज्ञा शब्द है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 86 को। जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है उसे क्या कहते हैं? जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे निपात कहते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 87 को। संख्या गमन का संधि विच्छेद क्या होगा? संख्या गमन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो याद रखिए सखी प्लस आगमन होगा। ऑप्शन है इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 88 को। पथ भ्रष्ट में कौन सा समास है? तो साथियों पथ भ्रष्ट में कौन सा समास है? तो इसमें तत्पुरुष समास है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 89 को। अगुंठन का अर्थ क्या है? तो साथियों अगुंठन का अर्थ क्या है बताइए? तो घूंघट है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 90 को। मृगेंद्र का परिवारवाची शब्द बताइए। मृगेंद्र यानी साथी की शार्दुल। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। लास्ट में स्कोर पूछा जाएगा भाई 10 सवाल और है, पूरे 100 सवाल को हल करना है। हल्दी का यानी हल्दी शब्द का तत्सम क्या होगा बताइए? जो हल्दी शब्द है इसका तत्सम क्या होगा? तो हरिद्रा होगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 92 को। शुद्ध वर्तनी छाटिए। शुद्ध वर्तनी युधिष्ठिर, द्वारका होता है, कवित्री होता है, अवतार। ये आपका बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 93 को। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? तो साथियों इनमें से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? बांगरू, हाड़ौती, मेवाती, कन्नौजी। कन्नौजी बोली जाती है भाई उत्तर प्रदेश में। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए 94 को। युद्ध करने का इच्छुक के लिए एक शब्द क्या होगा? युद्ध करने का इच्छुक के लिए एक शब्द क्या होगा? तो युत्सु होगा भाई। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 95 को। डैश को कोई नहीं टाल सकता, रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द चुनिए। जैसे नियति होता है, नियति हम बोलते हैं, नियति को कोई नहीं टाल सकता भाई, यानी यही बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 96 को। अद्भुत रस के देवता इनमें से किसे माना जाता है? तो साथियों अद्भुत रस के देवता किसे माना जाता है? तो गंधर्व जी को। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 97 को। कालिदास त्रिवेदी किसके दरबारी कवि थे? तो बताइए कालिदास त्रिवेदी किसके दरबारी कवि थे? तो औरंगजेब के थे। ओके, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 98 को। मानस का हंस के लेखक का नाम क्या है? मानस का हंस के लेखक का नाम क्या है? तो अमृतलाल नागर था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 99 को। वह कैसा व्यंजन है? तो अंतस्थ व्यंजन है भाई, यह रला हुआ। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट 100वां सवाल। स्त्रीलिंग शब्द अलग कीजिए। स्त्रीलिंग शब्द हुलास, पुलिंग, हरकत, स्त्रीलिंग, यानी यही आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों 100 सवाल कंप्लीट हो गया। तो बताइए कि आप सभी का इन 100 सवाल में से कितना स्कोर बना। सबसे पहले तो उम्मीद करूंगा कि आपको इन 100 सवालों को उत्तर याद हो चुका होगा, आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आई होगी। यदि साथियों किसी भी सवाल पे आपको डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और साथियों सबसे पहले आप तो जो कमेंट बॉक्स में लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, उसके आप मॉक टेस्ट लगाइए, ऑनलाइन लगाइए साथियों। जैसे कि आपका पेपर 120 मिनट होगा तो वो भी टेस्ट साथ ही आपको 120 मिनट में ही देना है, टाइमर के साथ। आपको एनालिसिस भी करना है। जब पेपर को आप सबमिट करेंगे तो आपको ये मालूम होगा कि आपका वीक पॉइंट कौन है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो इसलिए कह रहे थे उस टेस्ट को लगाइए आप लोग अच्छी तरीके से, जिससे आपकी तैयारी आपको खुद मालूम चले। एनालिसिस करिए। इस टाइम आपको अधिक से अधिक केवल मॉक टेस्ट ही लगाना है। ओके दोस्त मेरे, तो जल्दी करिए भाई, समय नहीं है, उस टेस्ट को लीजिए। मात्र 49 रुपीज़ ही तो पे करना आप सभी को।
आप या तो किसी ऐप से भी पे कर सकते, या आप UPI ID या QR कोड से भी पे कर सकते हैं। आपके आसानी के लिए हमने किया है। आप उसको डाउनलोड करेंगे दोनों PDF ना, आप कितनी बार भी लगा सकते हैं दोस्त मेरे। टेस्ट को ऑनलाइन टेस्ट लगाएंगे, टाइमर के साथ चलेगा। जैसे आप टेस्ट खुद रियल देते हैं, कई सारे स्टूडेंट टेस्ट नहीं दे पा रहे थे, इसलिए उनके लिए हमने ये भाई बहुत कह सुनकर बहुत मेहनत कर की हमने टेस्ट आपके लिए प्रोवाइड किया है। तो आप जरूर लगाइए उसको, ठीक है। तो चलिए साथियों, इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते, मिलते हैं एक और नए क्लास के साथ। आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेंगे। ओके, तो सभी को एग्जाम के लिए गॉड ब्लेस यू, ऑल द वेरी बेस्ट। आपके पेपर बहुत अच्छा जाएगा, आपने खूब मेहनत किया है और मेहनत करिए अंतिम 10 दिनों में, ठीक है। तो सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।